सभी को नमस्कार। मैथ्स इन देसी अंदाज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चली हुई होगी। हम एचटेट टीजीटी साल 2022 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हमारा है डे सेकंड। पिछले पार्ट में हमने 15 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। आज भी हम 15 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और हमने उन टेक्निक्स को भी डिस्कस किया था जिससे हमारा एग्ज़ाम के अंदर टाइम बचे। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है। ठीक है, आपको ऐसी टेक्निक्स वो भी यूट्यूब के ऊपर फ्री में बहुत कम देखने को मिलेंगी जिससे आपका एग्ज़ाम के अंदर बैठे और आपका टाइम बच जाए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमने क्वेश्चन 91 से 110 तक कर लिए थे। आज हम 111 यानी क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है 135 डिग्री को रेडियन में व्यक्त करें। हमें पता है 180 डिग्री क्या होता है हमारा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें 135 डिग्री निकालना है, वो किसके बराबर होगा, पाई बाई 180 गुना में 135। ठीक है, इतने रेडियन। अब ये 45 पे गया, 45 थी 135, 45 चौका 180 यानी 3/4 पाई, 3/4 पाई इज दी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू a/b है और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें कोस थीटा मान निकालना है। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी का यूज़ करेंगे। तो कोस थीटा का मान क्या आएगा, कोस थीटा होगा हमारा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमें 1a/b दिया हुआ है। ठीक है, तो पुट कर देंगे 1 माइनस a/b यानी a²/b²। ठीक है, यहाँ पे तो एलसीएम लेने पे ये आएगा b² माइनस a² का अंडर रूट और नीचे b² से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अकेला b बचेगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, व्यंजक 2x³ प्लस 9x² माइनस x माइनस बी का एक फैक्टर 2x प्लस 3 है, तो हमें b का मान निकालना है। अगर 2x प्लस 3 इसका फैक्टर है तो x की यहाँ से वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी b की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि वो x की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाल लें यानी कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू -3/2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। करते हैं पुट, क्या होगा 2 इंटू -3/2 का क्यूब, आगे प्लस में 9 क्या आएगा -3/2 का होल स्क्वायर, आगे माइनस x यानी माइनस और -3/2 यानी प्लस का 3/2 माइनस b यानी कि प्लस का b, और सॉरी माइनस का b, माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -3 का क्यूब 27 माइनस ऑफ 27 और यहाँ पे 2 का क्यूब 8 और 2 से 8 जाएगा तो 4 यानी माइनस का 27/4। आगे यहाँ पे बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 4 और यहाँ पे भी 9 है, 9 में 81 यानी प्लस के 81/4। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3/2 और उस साइड चला जाएगा ये b प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसी b की वैल्यू में निकालनी है। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 4 और माइनस का 27 प्लस के 81 यानी कि प्लस का 54 और यहाँ पे बनेगा प्लस का 3 इंटू 2 यानी 6, 54 प्लस 6 60/4 इज इक्वल टू बी, यानी बी की वैल्यू क्या आई 60/4 15। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात हमें दिया हुआ है यानी इनकम का रेशो है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है, उनकी सेविंग देर की है, तो किसी एक की मासिक आय क्या होगी। यहाँ पे दो टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं हम। पहला मेथड तो ये है कि इनकी इनकम को मैं 9x और 7x में मान लेता हूँ, तो इनकी इनकम में से अगर मैं सेविंग को घटाऊँगा तो उनका जो रेशो बनेगा वही हमारा एक्सपेंडिचर का रेशो होगा, यानी 9x माइनस सेविंग 2000 बटे में 7x माइनस उनकी सेविंग 2000, इसी का रेशो ही क्या बनेगा हमारा एक्सपेंडिचर, जो कि 4/3 है। कहने का मतलब क्या है, इनकम में से अगर सेविंग हटा दूंगा तो उन्हीं का रेशो हमारा 4/3 होगा। यहाँ से एक तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँ जो कि काफ़ी लेंथी होगा, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमें इनकम का रेशो दे रखा है 9:7। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा 4:3। अगर मैं इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूँ तो वही हमारा सेविंग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे 1 का गैप है, तो मैं पहले इस गैप को इक्वल बनाता हूँ, यानी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बनेगा, जो एक्सपेंडिचर होगा एक्सपेंडिचर का रेशो क्या बनेगा 8:6 और इनकम का रेशो हमारा 9:7 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का गैप हो गया, गैप सेम हो गया, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना गैप है 1 का, तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 2000 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ से 9 यूनिट की वैल्यू 18,000 होगी। ठीक है, और 7 यूनिट की वैल्यू 14,000 होगी।
ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है 18,000 ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी किसी एक की निकालनी थी तो 18,000 ही राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 2-1/3, 2-3/5 और इस टाइप से कोई सीरीज चली हुई है। ऑप्शन भी सिंप्लीफाई करके दिए हुए हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2-1/3 यानी कि 6-1 यानी 5/3 गुणा में आगे क्या है 5 दूनी 10 -3 यानी 7/5 गुणा में 7 दूनी 14 -5 यानी 9/7 और इस टाइप से चली हुई है आगे कहाँ तक 999 गुणा 2 -997 यानी कि 999 गुणा 2 -997 है। ठीक है, अगर ये है, अगर ये 999 होता तो 999 गुणा 2 में से अगर 999 जाता तो 999 बचता, लेकिन ये 2 और कम घटा है यानी कि प्लस का 2 हो गया, यानी कि ऊपर क्या होगा 1001 और नीचे 999। अब काटते हैं, क्या कट रहा है, इस 5 से ये 5 जा रहा है, 7 से 7 जा रहा है, आगे 9 से 9 जाएगा और इस टाइप से लास्ट में ये भी कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1001 और नीचे 3 यानी 1001/3। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्न आंकड़ों में लुप्त बारंबारता। इस डेटा में हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है यदि आंकड़ों का मीन माध्य 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हमें एक्स और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो कितनी बार रिपीट हो रही हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम मीन जो कि 18 दिया हुआ है, मीन किसके बराबर होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई, यानी इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करो, फिर इनको ऐड करो और फिर नीचे वाले को ऐड करो और फिर इसको 18 के बराबर रख के हम ए की वैल्यू निकाल लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी मेथड है। हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे और शॉर्ट तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में क्या है कि हम जो वैल्यू दी हुई है उनको मीन से कितनी ज़्यादा डिस्टेंस, कितनी ज़्यादा कम ज़्यादा है वो रखेंगे और जो नेट डेविएशन होगा, क्योंकि हमें ए का मान निकालना तो नेट डेविएशन हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी ए की ऐसी वैल्यू जिसके लिए नेट डेविएशन 0 हो तो हमारा ए का वैल्यू निकल आएगी। यानी कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 12, 14, 16, 18 इस टाइप से दी हुई है, तो हम मीन से कंपेयर करेंगे। मीन है हमारा 18, तो ये कितना कम है -6, 14 कितना कम है -4, 16 कितना कम -2, 18 यानी 0, 20 यानी कि 2, 22 यानी कि 4 और 24 यानी कि 6। ठीक है, एक्चुअल में ये कितना कम है क्योंकि 7 बार -6 कम हुआ यानी कि -42 ही है। यहाँ पे ये -24, ये हो गया हमारा 9 दूनी 18 यानी -18, ये हो गया 0 यानी यहाँ पे 13 फ्रीक्वेंसी ऐसी है जहाँ पे 18 11 यानी ये कोई फ़र्क नहीं डालेगी टोटल सम पे। यहाँ पे 2a प्लस का 2a, यहाँ पे 5 चौके 20 प्लस का 20 और लास्ट में 6 चौके 24 प्लस का 24, यही हमारा किसके बराबर है 0 के बराबर। ये नेट डेविएशन है। अब यहाँ से अगर देखें प्लस का 24 से माइनस का 24 खत्म और ये 42 और 18 60, 60 माइनस का और 20 प्लस का यानी -40, तो 2a - 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा a की वैल्यू क्या आई 40/2 यानी 20, यानी 20 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमें एंगल दिए हुए हैं, कोई ट्रायंगल दी हुई है ABC और 3a = 4b = 6c दिया हुआ है। हमें एंगल a निकालना है। यहाँ पे जब तीन एंगल आपस में किसी रेशो में दी हुई, यहाँ से हम एक्चुअल रेशो बनाने की कोशिश करेंगे। 3, 4 और 6, इनका एलसीएम क्या आ रहा है 12, यानी इनको मैं 12 से डिवाइड करूँ तो स्टार्टिंग में क्या आएगा एंगल a का 1/4 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा एंगल b का 1/3 और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा एंगल b का 1/2 जब 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी एंगल ABC का अगर मैं रेशो बताऊँ तो वो क्या होगा 432, क्योंकि तीनों के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी 4, 3, 7 और 2, 9 यूनिट की वैल्यू हमारी 180 डिग्री है। हमसे क्या पूछा है एंगल ए का मान, एंगल ए यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू, 9 की वैल्यू अगर 180 है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक है, 1 की वैल्यू 20 आई तो 4 की वैल्यू 80 डिग्री, यानी ए का मान क्या हमारा 80 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ 0.23535 यानी 0.2 के बाद 35 हर बार रिपीट हो रहा है और इसको मैं p/q की फॉर्म में निकालना चाहता हूँ। तो इसका एक डायरेक्ट मेथड है, जो ऊपर आएगा, ऊपर क्या आएगा पहले हम देखते हैं कि कहाँ से नंबर रिपीट होना शुरू हुए। तो 35 35 यानी एक्चुअल में क्या है 0.2 और 35 के ऊपर 12। ठीक है, यानी 35 रिपीट होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, ये जो नंबर होता है इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, और इसको ही लिख देंगे 235 में से 2 गया 233। ठीक है, ये ऊपर बचा 233 और नीचे जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतना ही, यानी 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 लिखे जाएंगे
और जितने नंबर नॉन रिपीटिंग है डेसिमल के बाद उतनी ही जीरो लगेगी। ठीक है, तो 233/990 ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। और दूसरा मेथड जो कि बेसिक मेथड है वो क्या है, वो ये है कि इसको x के इक्वल रखो, फिर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसी इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाओ, तो 99x इज इक्वल टू 200 मतलब 23.3 इस टाइप से कुछ आएगा, और फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो काफ़ी लेंथी होता है थोड़ा, ये थोड़ा शॉर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और केंद्र से जीवा 12 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कोई सर्कल है, ये कोई सेंटर है। ये जो हमें जीवा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, यहाँ से ये जो दूरी है ये हमारी 12 है, और रेडियस यानी कि ये 13 है। ठीक है, यानी 5 12 13 ट्रिप, ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये इतना क्या हो गया 5, लेकिन जीवा की लंबाई होगी 5 का डबल यानी 10 सेंटीमीटर ही जीवा की लंबाई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरण का हल हमें पता लगाना क्या होगा। ठीक है, हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं और उनके जो सॉल्यूशन है वो दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स वाई की टर्म में ही दिया हुआ है सब कुछ, और इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस की तरफ ध्यान दूं और इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये एक मतलब आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में सिंपल है। यहाँ पे अगर मैं मान लो फर्स्ट ऑप्शन अगर पुट करके देखूँ एक्स की जगह 22/7 होगा, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे 22/7 यानी कटेगा ही नहीं पूरा। ठीक है, एक्स की जगह अगर मैं नीचे यहाँ पे 22/7 है, नहीं कटेगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में देखें तो एक्स की जगह अगर जीरो रख रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वाई की वैल्यू जीरो आ रही है, यानी थर्ड भी नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ ही राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है। ठीक है, तो मूल धनराशि क्या होगी, 10% की दर से 3 साल में जो एस आई होगा, एस आई तो सीधा ही है 10 + 10 + 10 30%, लेकिन जो कंपाउंडिंग होगी यानी सी आई होगा वो, क्योंकि ब्याज पे ब्याज भी लगेगा, और 3 साल का सीधा फॉर्मूला बनता है 3 साल में कितना 33.1% ब्याज बन जाएगा। ठीक है, 10% की रेट पे, तो यहाँ पे कितने का अंतर है 3.1% का, और 3.1% की वैल्यू हमें 620 दे रखी है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये अगर मैं इसको 31 मान लूँ तो 31 का डबल होता है क्या, 31 का डबल ही क्या होगा हमारा 62 होता है, तो ये 3.1 है, तो ये 200 है। ठीक है, 200 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू 20,000, 20,000 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 दी हुई हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखने से पता ही लग रहा है कि 3 4 5 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि आई एक राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 और 5, तो इसका जो एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट 3 इंटू 4 3 चौके 12 का हाफ यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। कोई स्क्वेयर है जिसका डायगोनल हमें a दिया हुआ है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूँ, ये 1 1 होगा तो ये कितना होगा √2। ठीक है, यानी सवाल के हिसाब से √2 की वैल्यू हमारी क्या है a सेंटीमीटर है, 1 की वैल्यू क्या होगी a/√2, यानी अगर डायगोनल a दिया हो तो उसकी जो साइड होगी वो क्या होगी a/√2। ठीक है, और जो एरिया होगा वो साइड का स्क्वेयर यानी इसका स्क्वेयर, ये हमारा क्या होगा एरिया होगा। ठीक है, यानी a²/2 ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ये मैं वो टेक्निक बता रहा हूँ जब आपको किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर का डायगोनल दे रखा हो और हमें साइड ना पता हो, डायरेक्टली हमें ये चीज़ ना पता हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तीकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। डिस्क्रिमिनेंट के केस में क्या कथन सही है, पहला क्या है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर दैन 0 हो। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो दो अलग अलग, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दो बराबर मूल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। कोई रियल वैल्यू कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कब रियल रूट नहीं होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो <<0 हो, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी ऑप्शन 4 यानी कि सारी बातें सही हैं, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणितज्ञ सिद्धांतों की कृति लीलावती की किस रचना गणितज्ञ ने की थी, किस गणितज्ञ ने की थी, लीलावती की रचना किस गणितज्ञ ने की थी। ठीक है, भास्कराचार्य द्वितीय है, आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य और ब्रह्मगुप्त। तो ये सारे क्या महान गणितज्ञ रहे हैं। आर्यभट्ट ने हमें पता है कि शून्य की खोज करी थी, और पाई के ऊपर भी इन्होंने काम किया था, लेकिन लीलावती की रचना इन्होंने नहीं करी। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जी ने भी बीजगणित और अंकगणित के फील्ड में काफ़ी काम किया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है लीलावती की रचना भास्कराचार्य जी ने करी थी।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 96 और 404 का HCF और LCM क्या होगा। यानी दो नंबर दिए हुए हैं और उनके HCF और LCM हमें पूछे हैं। अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाना चाहूँ तो कैसे लगा सकता हूँ। हमें पता होना चाहिए दो नंबर A इंटू बी उनकी मल्टीप्लाई उनके LCM और HCF की इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें दो नंबर दे रखे हैं, यानी उन दो नंबर के जो यूनिट डिजिट होंगे मल्टीप्लाई होने के बाद वही उनके LCM HCF की भी आने चाहिए। ठीक है, यानी नंबर के यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई पे क्या आएंगे, 6 और 4 की मल्टीप्लाई, 6 और 4 की मल्टीप्लाई 24, यानी नंबर के यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा हमारा 4। तो जो उनके LCM और HCF उनका भी यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। पहले ऑप्शन में 9 दूनी 18 यानी 8 आ रहा, दूसरे ऑप्शन में 6 चौके 24 4 आ रहा, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड में 2 6 12 ये भी नहीं है और 2 6 12 ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। और इस तरीके से हमने बिना LCM HCF निकालने भी कर लिया। ठीक है, और अगर डायरेक्टली भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 96 और 404 का हमें HCF सीधा सीधा दिख रहा है, 4 तो जरूर होगा। ठीक है, 2 से तो ऊपर ही होगा, दोनों इवन नंबर भी और 4 से डिविजिबल भी है, तो 4 एक ही ऑप्शन में है, तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इन संख्याओं के औसत से 28 ज़्यादा है, तो सबसे छोटी संख्या में पता करनी है। जब भी हमें 3 क्रमागत संख्याएं और सम संख्याएं पूछी हो तो कैसे लेंगे हम। अगर एक A ले रहे हैं तो एक A-2 लेंगे और एक A+2 लेंगे। ठीक है, ये 3 संख्याएं होंगी जो कि सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं तभी तो A-2 का गैप है। ठीक है, अब इनका जो जोड़ है, 3 संख्याओं का जोड़ किसके बराबर होगा, उनका जो औसत है, इनके औसत क्या होगा, इनके बीच का नंबर, यानी A से 28 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2 से माइनस का 2 गया, 3A किसके बराबर है, A+28। ठीक है, तो 2A अपना 28, A की वैल्यू क्या आई 14, यानी जो बीच का नंबर है वो क्या है 14। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा A-2, यानी 14 - 2 12, और बड़ा नंबर 14 + 2 यानी 16, तो 12 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यदि मूल राशि और एक वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है। 25:1 का क्या मतलब हुआ, यानी 25 राशि पर 1 का ब्याज बन रहा है, तो ब्याज की दर क्या है, यानी 1 का ब्याज है किस पर 25 पर, तो 1/25 गुना में 100 क्या होगा 25 चौके 100, यानी कि 4% का जो ब्याज बन रहा है। ठीक है, राशि के ऊपर। आगे सवाल है इनमें से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ये हमारा नहीं है। ठीक है, ये हमारा पेडागोजी और CDP का क्वेश्चन बन जाता है, साइकोलॉजी का। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पे BF स्किनर ने एक अपनी जो ढांचा तैयार किया था बच्चों की लर्निंग के ऊपर कि उनको किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स भी उन्होंने दिया था, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उनको समझाना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, सेल्फ पेसिंग होती है कि बच्चों को खुद की जो स्पीड होती है उसके हिसाब से, उस लेवल के हिसाब से उनको लर्निंग होनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये इस सिद्धांत का पार्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक भी इस सिद्धांत का पार्ट है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए हमें 4:9 में क्षेत्रफल और अनुपात आयतन का अनुपात हमसे पूछा है। तो जो गोले होते हैं उनका एरिया क्या होता है πr², तो पहले का एरिया πr1², r1 रेडियस मान लेते हैं, दूसरे का एरिया πr2², यानी कि एरियो का अनुपात में क्या आया रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं आयतन का अनुपात निकाल लूँगा तो आयतन का अनुपात के लिए 4/3 πr1³ और 4/3 πr2³। ठीक है, यही उनके दोनों के आयतन का अनुपात होगा। तो ये जो चीज़ें ये कॉन्स्टेंट है, यानी कि हमें r1/r2² दिया हुआ है और r1/r2³ निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर दिया हुआ तो r1/r2 क्या होगा, स्क्वायर हमें 49 दिया हुआ है, तो r1/r2 क्या होगा इनका स्क्वायर रूट, यानी कि 2/3, और r1/r2 का क्यूब क्या होगा इनका क्यूब, यानी कि 8/27। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, आज हमने इस पार्ट के अंदर अगले 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और मात्र 20 मिनट से भी कम समय, हमें 17 से 18 मिनट का समय हमें लगा है। ठीक है, अगर वीडियो के अंदर बताई गई टेक्निक आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।